cells of our body, a group of cells performing a common function is called a tissue. So a healthy tissue, this will require nutrients, oxygen, minerals, etc. through some channels or otherwise. So there has to be some circulation of these materials. These cells will produce certain wastes, CO2 wastes, urea, ammonia, it could be anything like that, chemicals, and they have to be thrown out. For that again, they require some medium, circulatory system found in all the organisms. So there is a way how these issues will be tackled. So higher animals में blood is there, the medium of circulation. It will carry the nutrients, oxygen, minerals, whatever through the what? Arteries. They will bring the oxygenated blood, the nutrient-rich blood to the tissues. And they will take them. यहाँ क्या बन गई? Capillaries बन गई. So a network of capillaries will be produced. Arteries से बन गया arteriole, बहुत सारे branches मतलब artery की arterioles बन गए, ये देखो. और arteriole से finally capillaries बन गई. Capillaries बहुत पतली होती हैं, तो वो आसानी से सप्लाई हो जाता है. क्या? ये सारा न्यूट्रिएंट वगैरह ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाता है इन द सेल्स, इन द टिश्यू. एंड द टिश्यूज in turn they will supply to the capillaries the CO2 etc. The network of capillaries will join, they will join and join to form venules, small veins. ये venules सारी जुड़ गई और बन गई एक बड़ी वेन. इस तरह से ये लेके जाएगी गंदा खून, अशुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी. जो बड़े सरल सिंपल ऑर्गेनिज्म्स हैं, वेरी लेस डेवलप्ड, लेस इवॉल्व, ऐसे ऑर्गेनिज्म्स कैसे कर रहे हैं दौरा, सर्कुलेशन ऑफ द CO2, ऑफ द ऑक्सीजन, ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड द वेस्ट? क्या कर रहे हैं? द इनवर्टिब्रेट्स, अकशेरुकी. इनको देखते हैं स्पॉन्ज. वाटर एंटर कर रहा है and it is bringing the nutrients and oxygen dissolved in it, isn't it? And through the ostia, ये छेद जो हैं पूरे बॉडी पे इसके, उसके द्वारा ये अंदर घुसा और तब तक ऑक्सीजन ले ली गई और बदले में CO2 दे दी गई by the cells. Water carrying the CO2 now in the dissolved form goes out through the osculum, the mouth. Look at the hydra, a coelenterate. इसमें है एक closed cavity or mouth. Water will enter through the mouth into the coelenteron, into the cavity and go out. और इसी दौरान ही ऑक्सीजन ले ली जाएगी और बदले में दे दी जाएगी CO2 by the cells of the hydra. Now this, that means water will be taking up the CO2 along. ये लाएगा ऑक्सीजन, ये ले जाएगा CO2. Look at planaria, a flatworm. इसमें by simple body diffusion CO2 को बाहर फेंका जा रहा है, ऑक्सीजन को अंदर लिया जा रहा है. Two type of circulatory systems, the open circulatory system and the closed circulatory system. Open circulation is found in the insects and the mollusks. यानी आर्थ्रोपोडा के अंदर मिलेगा ये, आर्थ्रोपोड्स में और मोलस्क्स में, शंख, सीपी में मिलेगा. कौन सा? ओपन सिस्टम. तो इनमें होता क्या है? इसमें ब्लड इज पंप्ड बाय द हार्ट. ये इसके हार्ट्स हैं, इस इंसेक्ट के हार्ट्स बनाए हैं, ये वाला ये वाला ये वाला. तो ये इसका हार्ट्स है या हार्ट कह लो या हार्ट्स हैं, जिनके द्वारा लार्ज वेसल से जब
ब्लड निकल रहा है तो वो सीधा बॉडी कैविटी में ही जा रहा है. ब्लड इज बीइंग थ्रोन फ्रॉम द लार्ज वेसल्स इनटू द बॉडी कैविटी स्ट्रेट अवे. यानी सीलोम कह लो या साइनसिस कह लो, उस साइनस के अंदर ही सीधा ब्लड घुस रहा है, वापस इस ऑस्टिया में जा रहा है. देखो हार्ट के ऑस्टिया में जा रहा है. इस तरह करके ये जो छेद हैं, हार्ट के अंदर छेद हैं, पोर्स हैं, ऑस्टिया, तो इस तरह से ये दौरा करता रहता है इंसेक्ट्स में और मोलस्क्स में. इसका मतलब ओपन स्पेस में घुस रहा है ना ब्लड. इट इज एंटरिंग इनटू द साइनस इन द बॉडी कैविटी, हंस इट इज द ओपन सिस्टम. ये ओपन बनाया हुआ है, ओपन का डायग्राम है ये. ऑस्टिया, द हार्ट, ब्लड वेसल कैरिंग टू द टिश्यू. ओपन वाले के डायग्राम में सीधा ही बॉडी कैविटी के अंदर ब्लड को छोड़ दिया गया है. देखो, दिस इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के अंदर इस तरह के कोई ऑस्टिया वगैरह नहीं है, बॉडी कैविटी में नहीं जा रहा ब्लड. पाया जाता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनालिड्स and in the chordates, all the chordates. Annelids, for example, the earthworm, the leech, उनमें मिलेगा ये closed circulatory system. Chordates यानी कशेरुकी, यानी कि blood will be traveling in proper blood vessels. It will not enter into any body cavity. ये blood vessels में ही enclosed होता है, हमारा blood रहता है, इसलिए हमारा वाला है closed circulatory system. फाउंड इन द ब्लड वेसल्स. रक्तवाहिकाओं में मिलेगा ब्लड, अंदर है ना, तो इसलिए क्लोज्ड. ब्लड, अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू consisting of a fluid matrix, that is the plasma, the liquid part of the blood. There are the cells or the corpuscles, that is the formed elements. So look at the WBC here, the very large cells, the numerous RBC, small cells, the liquid part, the plasma, कुछ टुकड़े टुकड़े प्लेटलेट्स पड़े हैं, यानी कि पट्टी काणु. The plasma is a straw colored, pale yellow colored, highly thick, dense, viscous fluid, जो कि 55% है ब्लड के अंदर. इसकी परसेंटेज कंपोजिशन देखो तो 55% इज प्लाज्मा ऑफ द ब्लड. 92% वाटर इज अवेलेबल इन द प्लाज्मा. प्रोटीन्स कितने पड़े हैं? 6 to 8% प्रोटीन्स पड़े हैं इसमें. कौन कौन से प्रोटीन मिल रहे हैं? फाइब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, मेनली ये प्रोटीन्स मिल रहे हैं, मेजर प्रोटीन्स. फाइब्रिनोजन का काम है meant for clotting या coagulation of the blood. तो ये थक्का जमाता है. जब भी हमें चोट लगती है तो वो जो कवर आ जाता है ना हमारी चोट के ऊपर, वुंड के ऊपर, वो फाइब्रिनोजन का काम है. तो क्लॉटिंग का काम है इसका, फाइब्रिनोजन प्रोटीन का. ग्लोबुलिन, ये प्रोटीन डिफेंस में मदद करता है, रक्षा में, सुरक्षा में काम आ रहा है. एल्ब्यूमिन, this is meant for osmotic balance. Glucose, amino acids, lipids may also be found in the plasma. प्लाज्मा में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं, यानी कि इनएक्टिव प्रोटीन्स जो कि मदद करते हैं क्लॉटिंग में. जब प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होना जिस भी प्लाज्मा में, ऐसा प्लाज्मा कहलाता है सेरम. द सेरम इज the plasma devoid of clotting factors. उसके अलावा certain minerals may also be found like sodium ion, calcium ions, magnesium ions, bicarbonate ions, chloride ions. ब्लड के जो प्लाज्मा है लिक्विड पार्ट, उसके अंदर पड़े हैं ये सेल्स. ये है RBC, ये WBC, the platelets. All these are called the formed elements of the blood. RBC are also called erythrocytes, and they're the most abundant of all the formed elements in the blood.
A healthy man, a healthy adult man has 5 to 5.5 million RBCs per cubic millimeter of blood. आरबीसी बनते कहाँ हैं? ये अगर एक बोन है तो बोन के अंदर जो रेड बोन मैरो है उसमें आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं इन द एडल्ट्स। आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस। मैच्योर आरबीसीज बाइकनकेव शेप होती है इनकी, दे आर बाइकनकेव, लुक एट इट एन आरबीसी। तभी तो ये जब दिखाया है साइड से तो ऐसे दिखाया मैंने, क्योंकि ये यहाँ से दबे हुए हैं, यहाँ से उभरे हुए हैं, तो ये देख रहे हो ना, दबे हुए हैं दोनों साइड से, तो बाइकनकेव। दे हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, दैट इज हीमोग्लोबिन। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, और इसी के कारण कलर मिलता है आरबीसीज को रेड, और नाम भी इसीलिए पड़ा है रेड ब्लड सेल्स, बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन इन देम। द आरबीसी हैव हीमोग्लोबिन। एक हेल्दी पर्सन में 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड मिलेगा। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना मेनली, and they can be the respiratory gases, they can be CO2 also which can be carried। तो हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, उनको लेकर जाता है। आरबीसीज कितना जीते हैं? इनका शॉर्ट लाइफ स्पैन है, ओनली 120 डेज ये जी पाते हैं। न्यूक्लियस तो इनमें होता नहीं, तो ये लंबा कैसे जिएंगे? उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कहाँ? स्प्लीन में, हमारे स्प्लीन में ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं आरबीसीज। और स्प्लीन को कहा जाता है, ये जो ऑर्गन है ना स्प्लीन, इसको कहते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज, मतलब आरबीसीज का शमशान घाट। ये जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स हैं, इनका अमाउंट कितना है हमारे ब्लड में? दे फॉर्म 45% ऑफ द ब्लड। ब्लड का 45% क्या है? The formed elements, they form the 45% of the blood। Leukocytes यानी WBC, white blood cells। ल्यूकोसाइट्स बहुत ही कम होते हैं, 6000 से लेके 8000 तक, 8000 तक पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, इतना मिलते हैं। न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें न्यूक्लियस होता है, हाँ, और बहुत ही कम होते हैं, कलरलेस होते हैं, तभी इनको वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। दो मेन कैटेगरीज हैं ल्यूकोसाइट्स की, द ग्रैनुलोसाइट्स एंड द ए ग्रैनुलोसाइट्स। कौन से वाले? ऐसे होंगे जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं मिलेंगे, ये वाले सेल्स। और कौन से होंगे जिनमें साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स मिलेंगे, ऐसे पार्टिकल्स मिलेंगे? ग्रैनुलोसाइट्स में। ग्रैनुलोसाइट्स 3 तरह के, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स आर द 3 टाइप्स ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स। और ये तीनों ही क्या है? WBCs। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, तीनों में ही ग्रैन्यूल्स नज़र आते हैं साइटोप्लाज्म में, अतः ये ग्रैनुलोसाइट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनमें ग्रेन्स हैं, छोटे छोटे गोले गोले हैं, ग्रैन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। न्यूट्रोफिल्स सारे WBC में सबसे ज़्यादा मिलते हैं, मोस्ट अबंडेंट, वेरी कॉमन, 60 to 65% मिलते हैं ये पूरे WBCs में। दे आर फैगोसिटिक इन नेचर, यानी कि फॉरेन जर्म्स को जो भी हमारी बॉडी में आ जाते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन ऑर्गेनिम्स, उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको ये खा जाते हैं, फॉरेन जर्म्स को, ऑर्गेनिम्स को, पैथोजेंस को। कौन? न्यूट्रोफिल्स। इओसिनोफिल्स 2 to 3% होते हैं WBCs में। इनका काम होता है इन्फेक्शन को फाइट करना, और ये कुछ एलर्जिक रिएक्शन से भी एसोसिएटेड होते हैं। बेसोफिल्स आर द लीस्ट अबंडेंट ऑफ द WBCs।
ल्यूकोसाइट्स में सबसे कम है बेसोफिल का नंबर, ओनली 0.5 to 1%। ये प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन प्रोटीन्स। तीनों ग्रैनुलोसाइट्स में से कौन से वाले ऐसे होंगे सेल्स जो कि ईओसिन स्टेन से स्टेन्ड होंगे, ईओसिन डाई से स्टेन हो जाएंगे, कलर हो जाएंगे? ईओसिनोफिल्स। एज द नेम इंडिकेट्स, ये ईओसिन डाई यानी एसिडिक डाइज से स्टेन होने वाले सेल्स कहलाते हैं। बेसोफिल्स बेसिक डाइज से स्टेन होते हैं। न्यूट्रोफिल्स जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों डाइज से स्टेन होने वाले सेल्स होते हैं। हिस्टामिन प्रोटीन यानी एलर्जिक रिएक्शंस के लिए इन्वॉल्व प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं बेसोफिल्स। सेरोटोनिन यानी कि कंस्ट्रिक्ट करता है जो ब्लड वेसल्स वगैरह को, वो प्रोड्यूस करते हैं। हेपेरिन प्रोटीन जो कि ब्लड को लिक्विड ही रखता है और उसको कोएगुलेट नहीं होने देता, वो वाला केमिकल एंटी कोएगुलेंट, वो प्रोड्यूस करते हैं बेसोफिल्स। ये शक्ल है उस सेल की, कौन सा? न्यूट्रोफिल। तो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियस है और ये मल्टी लोब्ड है, कई लोब्स है ना इसमें, और ग्रेन्यूल्स नज़र आ रहे हैं हमारे को। 10 to 12 आवर्स इसका लाइफ स्पैन है। कितना जीता है ये? 10 से 12 घंटे जीता है ये। रेड बोन मैरो इसको प्रोड्यूस करता है, न्यूट्रोफिल को, और 10 to 12 म्यूएम इसका साइज़ है। ईओसिनोफिल्स बाइलोब्ड होते हैं न्यूक्लियस वाले, 2 लोब्स होते हैं इनके न्यूक्लियस के। 14 आवर्स इनका लाइफ स्पैन है। रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं ये। 10 to 15 म्यूएम इनका साइज़ है। बेसोफिल्स एस शेप का इनका न्यूक्लियस होता है, लोब्ड स्ट्रक्चर है और एस शेप्ड है न्यूक्लियस। ग्रेन्यूल्स मिलते हैं तीनों में ही। 8 to 12 आवर्स लाइफ स्पैन, इतना ये ज़िंदा रहते हैं, 8 से 12 घंटे ज़िंदा रहते हैं। रेड बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। 8 to 10 म्यूएम इनका साइज़ है। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आर द 2 एग्रेनुलोसाइट्स। ऐसे सेल्स, ऐसे WBC ल्यूकोसाइट्स जो कि जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते, स्मूथ होता है वो कंपैरेटिवली, तो लिम्फोसाइट्स फैगोसिटिक होते हैं, मतलब फॉरेन के जर्म्स को खा जाते हैं। 20 to 25% पड़े होते हैं WBC में। ये बी लिम्फोसाइट्स कहलाते हैं और टी लिम्फोसाइट्स, 2 तरह के अवेलेबल होते हैं, इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, फाइट इन्फेक्शन। मोनोसाइट्स 5% होते हैं WBC में, इनका अमाउंट 5% होता है WBC में। They are the scavengers. They don't have any granules in the cytoplasm and they eat up the germs and the debris and the waste. They are the scavengers, the monocytes. ये शक्ल है किसकी? लिम्फोसाइट की, ये मोनोसाइट की। दोनों ही एग्रेनुलोसाइट्स में ये बड़ा सा न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। ये थोड़ा सा बीन शेप्ड किडनी शेप न्यूक्लियस है ये वाला, ये राउंडेड न्यूक्लियस है। ये कुछ मंथ्स लेके कुछ ईयर्स तक सरवाइव करते हैं। ये 10 to 20 आवर्स जीते हैं। इनका साइज़ 8 to 12 म्यूएम है। इनका साइज़ 12 to 15 म्यूएम है। कहाँ प्रोड्यूस होते हैं लिम्फोसाइट्स? थाइमस और लिम्फ नोड्स में। थाइमस ग्लैंड ये रहा, और लिम्फ नोड्स वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। मोनोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं स्प्लीन में हमारे, ये रहा स्प्लीन, ये ऑर्गन, और लिम्फ नोड्स में। तो ये जो मैंने सारे ये बनाए हैं नेटवर्क पूरा, ये लिम्फ नोड्स है, तो ये लिम्फ नोड्स में प्रोड्यूस होते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स अनदर नेम, ये भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। ये मेगा कैरियोसाइट्स नाम के सेल्स, बड़े बड़े सेल्स जो कि बोन मैरो में स्पेशल सेल्स होते हैं, उनसे बनते हैं। उनके फ्रेगमेंट्स हैं, उनके पीसीज हैं, उनके फ्रेगमेंट्स हैं ये प्लेटलेट्स।
इसका मतलब इनमें न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, ये टुकड़े टुकड़े हैं और ये क्लॉटिंग में मदद करते हैं। इनका काम है, दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी थक्का जमाना। जब भी चोट लगे तो जो कवर प्रोड्यूस करते हैं वो है प्लेटलेट्स। कितने बड़े होते हैं? 1500 से लेके 3500 per cubic millimeter. So the platelets, the thrombocytes, produce many substances related with clotting of our blood whenever required. और अगर ये कम होंगे, इनका अमाउंट बॉडी में ब्लड में कम हो जाता है तो क्लॉटिंग पर असर पड़ता है और एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड हो सकता है फ्रॉम द बॉडी। बोन मैरो के स्पेशलाइज्ड सेल्स यानी मेगा कैरियोसाइट्स इनसे प्रोड्यूस होते हैं। इनके टुकड़ों टुकड़ों से, इनके टूटने से बनते हैं ये क्या? प्लेटलेट्स। सो दे आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। लाइफ स्पैन इनका कितना है? 7 to 10 days तक ये जीते हैं, इसके बीच में जीते हैं। 2 to 3 μm इनका साइज है। 1500 से लेके 3500 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड ये मिलते हैं। ह्यूमन बीइंग्स के ब्लड ग्रुप्स। एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम किस पे डिपेंडेंट है, किस पे आधारित है? ए और बी दो एंटीजन्स होते हैं आरबीसी के ऊपर, उन पर बेस्ड है ये एबीओ सिस्टम, हमारा ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम। लैंड स्टीनर ने इसको, इस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ए बी एंटीजन्स, एंटीजन्स क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल्स दैट कैन प्रोड्यूस, दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। इसी तरह से एबीओ सिस्टम और किस पर डिपेंडेंट है? सर्टेन एंटीबॉडीज, द एंटीबॉडीज विच आर फाउंड इन द प्लाज्मा, उन पर भी आधारित है ये एबीओ सिस्टम हमारा। ये मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है हमारा एबीओ सिस्टम, जिसमें कई सारे एलील्स ऑफ अ जीन में बी फाउंड, मोर देन 2 एलील्स, तो मल्टीपल एलिलिज्म कहलाता है। वो कैसे भाई? कि एक ही जीन के, जीन आई के कई रूप हैं। देखो 3 एलील्स नज़र आ रहे हैं, आई ए, आई बी एंड आई ओ। आई ए इज डोमिनेंट, आई बी इज ऑल्सो डोमिनेंट फॉर्म ऑफ द एलील, आई ओ होता है रिसेसिव वाला जीन, रिसेसिव एलील। अगर इनके ग्रुप्स बनाएं, जीनोटाइप्स बनाने चलें तो ये देखें, ये आई ए इस तरह का जोड़ा बन गया। एक तो एक जोड़ा ये मिलते तो, क्योंकि ये 2-2 के रूप में है ना, क्योंकि ये हमारा अगर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है और ये डबल क्रोमोसोम पड़े हैं, 2n होते हैं हमारे, तो अगर एक एलील यहाँ पे है तो एक एलील यहाँ होगा, यानी एक समय में 2 एलील तो जुड़ रहे हैं ना। तो ये आई है और ये भी आई ए है। एक हो सकता है फॉर्म आई ए और आई ओ बन जाए, ऐसे ही आई बी करके एक होमोजाइगस फॉर्म है, और ये आई बी और आई ओ आ गया हेट्रोजाइगस। ये वाले कैसे बनेंगे? यहाँ पे क्या हो सकता है कोई और कॉम्बिनेशन? तो कॉम्बिनेशन जो रह गया है वो है आई ए आई बी, और एक कॉम्बिनेशन रहता है आई ओ। हाँ, तो गिने ये कितने जीनोटाइप्स बन गए? 1 2 3 4 5 और ये 6। तो दिस इज हाउ 6 जीनोटाइप्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बींग्स ऑफ दीज एलील्स कॉम्बिनेशंस, और इन पर आधारित है 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स हमारे। ए बी, कईयों का होता है ए बी ब्लड ग्रुप और कईयों का ओ, ऐसे करके 4 ब्लड ग्रुप्स हैं ह्यूमन बीइंग्स में। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा उसके क्या कॉम्बिनेशन होंगे, उसके क्या जीनोटाइप हो सकते हैं? ऐसे आदमी के आई ए वाला हो सकता है कॉम्बिनेशन, जीनोटाइप हो सकता है अवेलेबल, या फिर आई ओ ये वाला भी हो सकता है। तो ये 2 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, 2 जीनोटाइप्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं जो ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा।
ये तो होमोजाइगस हो गया, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई। एंटीजन ए मिलेगा आरबीसी के ऊपर, उसकी दीवार पर एंटीजन ए जुड़ा हुआ होगा, पाएगा ब्लड ग्रुप ए वाले व्यक्ति में, और एंटीबॉडी प्लाज्मा में मिलेगी। और वो कौन सी होगी? एंटीबॉडी विल बी द बी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बी विल बी लाइंग हेयर इन द प्लाज्मा। लुक एट ब्लड ग्रुप बी। इसके क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं जीनोटाइप का? या तो आई बी वाला होगा इकट्ठा, या आई बी और आई ओ वाला होगा। ये जीनोटाइप्स पॉसिबिलिटीज़ हैं। और इसके देखें भाई कौन सा यहाँ पे पड़ा होगा, क्या एंटीजन बी एंटीजन होगा इसके वाले आरबीसी के ऊपर। और ये क्या है? प्लाज्मा के अंदर पड़ा है। ये क्या है? एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी पड़ी होगी? ए एंटीबॉडी होगी यहाँ पे। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप ए बी। इसमें होगा ए की कॉम्बिनेशन, भाई आई बी वाला पॉसिबिलिटी यही है जीनोटाइप जो बन पाएगा किसी पर्सन में। तो आरबीसी के ऊपर क्या पड़े मिलेंगी? आरबीसी के ऊपर होंगे ए वाला एंटीजन भी होगा और बी एंटीजन भी होगा। और एंटीबॉडी का क्या होगा? कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही एंटीजन यहाँ आ गए हैं, तो इनके खिलाफ कोई एंटीबॉडी थोड़ा ना होगी, तो एंटीबॉडी कोई नहीं होगी इसके प्लाज्मा में, ए बी वाले के, ब्लड ग्रुप वाले के। ब्लड ग्रुप ओ, आई ओ, तो ये कॉम्बिनेशन है ब्लड ग्रुप ओ का। और इसमें यहाँ पे कोई भी होगी एंटीजन होगा नहीं। ओ का मतलब है कोई एंटीजन है ही नहीं आरबीसी के ऊपर, इस तरह का कोई केमिकल, कोई सब्सटेंस जो कि इम्यून रिस्पांस पैदा करे। लेकिन एंटीबॉडीज़ कौन कौन सी अवेलेबल हैं? हाँ, आई ए वाली भी होगी और एक होगी बी वाली। तो ए और बी दोनों एंटीबॉडीज़ पड़ी होंगी प्लाज्मा में इसके। तो हमारे 4 ब्लड ग्रुप्स ए बी एंड ओ, इनके ऊपर एंटीजन्स कौन कौन से पड़े हैं? ए के ऊपर पड़ा है ए एंटीजन, बी के आरबीसी पर पड़ा है बी एंटीजन, ए बी दोनों एंटीजन्स, 2 एंटीजन्स मिल रहे हैं ए और बी आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर पड़े हुए। और ओ में कोई भी एंटीजन आरबीसी की मेम्ब्रेन में नहीं मिलता, कोई भी एंटीजन ओ वाले पर्सन में नहीं होगा, ओ ग्रुप के। एंटीबॉडीज़ देखते हैं ए वाले में कौन सी हैं। इसके प्लाज्मा में मिलेंगी एंटीबॉडी बी वाले के प्लाज्मा में मिलेगी एंटीबॉडी ए बी ब्लड ग्रुप वाले में, क्योंकि ए और बी दोनों पड़े हुए हैं, तो इनके खिलाफ कोई थोड़ा पड़ेगा, एंटीबॉडी कोई नहीं मिलेगी प्लाज्मा में, नील। और इसी तरह ओ में, क्योंकि कोई एंटीजन ही नहीं है इसके ऊपर, इसलिए इसके प्लाज्मा में मिलेगा एंटी ए एंटीबॉडी मिलेगी, एंटी बी एंटीबॉडी मिलेगी, दोनों एंटीबॉडीज़ मिलेंगी ओ में। ए बी और ओ, इन सबको कौन कौन खून दे सकता है, रक्त दे सकता है ऐसे पर्सन्स को जब टाइम हो, जब ज़रूरत हो? तो डोनर का ब्लड ग्रुप देखते हैं, कौन डोनेट कर सकता है ए वाले को। एक तो ए वाला ही, आपको पता है कि सेम ब्लड ग्रुप वाले देते हैं खून, सेम होना चाहिए जी, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा। और ओ वाला भी दे सकता है। ए वाले ने क्यों दिया? ए वाला ब्लड जब ए में जाएगा, ए वाले पर्सन के अंदर, तो इसके अंदर एंटीजन है ए और इसके अंदर भी एंटीजन आरबीसी में है ए, तो कंपैटिबिलिटी है, दोनों एंटीजन जाने पहचाने सेम है, इसलिए वो अटैक एक दूसरे को नहीं करेंगे। ए वाला उसका अपना है, जानकार है, इसके खिलाफ कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी इसके द्वारा इन द ब्लड, इसलिए ये आराम से चला जाएगा, क्योंकि ये फैमिलियर है,
सेम है ये, ए और ए सेम हो गए ना, तो इसके खिलाफ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा प्रोड्यूस। इसी तरह ओ वाले ब्लड ग्रुप को देखते हैं, ये क्यों ए में डाला गया, कैसे भाई, क्योंकि ओ वाले में कोई एंटीजन है ही नहीं, ना ए ना बी। और आपको मैं बताऊं कि एंटीजन जो है ना, वही जब घुसता है ना, और वो गलत वाला एंटीजन घुस गया जो उस बंदे के आरबीसी में नहीं है वो एंटीजन, तो बैंड बजेगा, यानी कि तब गड़बड़ हो जाएगी, तब एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी उसके खिलाफ और गड़बड़। तो इस ओ में तो कोई एंटीजन है ही नहीं, वो केमिकल जो इंड्यूस करे इम्यून रिस्पॉन्स, इसलिए ये आसानी से ए वाले को दिया जाएगा। ए वाला इससे लड़ाई नहीं करेगा इसमें, क्योंकि कोई भी एंटीजन नहीं है, तो कोई एंटीबॉडी इसके खिलाफ प्रोड्यूस नहीं होगी। बी ब्लड ग्रुप, इसका डोनर कौन हो सकता है, एक तो बी, क्योंकि दोनों के एंटीजन सेम है, कोई फाइटिंग नहीं होगी, कोई फॉरेन वाला एंटीजन नहीं आया, बी तो अपना ही है, क्योंकि इसके अंदर भी पड़ा हुआ है एंटीजन, किसके ऊपर, आरबीसी की मेम्ब्रेन पे, अतः ये सेम है एंटीजन, तो इट विल नॉट फाइट विद दिस, नो एंटीबॉडी विल बी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट दिस। लेकिन ओ भी इसका डोनर हो सकता है। ओ वाले में अगेन कोई भी एंटीजन है ही नहीं ओ वाले में, इसलिए ये कोई भी रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है। तो ये भी दिया जा सकता है ओ वाले का ब्लड बी वाले को। ए बी वाला कौन सा ब्लड ले सकता है, एक तो ए बी वाला ले सकता है, ए बी बंदे का ए बी ब्लड ले सकता है ए बी वाला पर्सन, या फिर ए वाला ब्लड। ए वाला क्यों भाई, क्योंकि ए वाले में यहाँ पे एंटीजन पड़ा है ए, और अगर ए एंटीजन वाला आरबीसी घुसेगा, सोचो ए बी वाले पर्सन के अंदर, ब्लड के अंदर घुसेगा, तो उसको एलियन माना जाएगा, उसको अनफैमिलियर माना जाएगा, नहीं, क्योंकि इसमें ए एंटीजन है। ये देखो ये रहा ए एंटीजन पड़ा हुआ आरबीसी की मेम्ब्रेन के अंदर, तो ये फैमिलियर है ये वाला ए, कि हाँ हाँ भाई तू तो दोस्त है, तू तो भाई है, आजा आजा, तू जुदा नहीं है। ऐसे ही बी वाला जुदा जुदा नहीं है भाई, क्योंकि बी वाला भी पड़ा है यहाँ एंटीजन, तो वही सेम सेम हो गए भाई भाई। और ओ तो दिया जाएगा, क्योंकि ओ में बेचारे में कोई एंटीजन है ही नहीं जो लड़ाई करवाए, तो एंटीजन ही लड़ाई करवाता है, तो ओ में कोई एंटीजन ही नहीं है, तो वो क्या अनफैमिलियर लगेगा या क्या फैमिलियर। ओके, ओ वाले बंदे को कौन सा ब्लड देंगे, अगर ओ वाला बीमार हो जाए या प्रॉब्लम में हो, कौन सा ब्लड दोगे, ओनली ओ वाले पर्सन का ही ब्लड इसको मिल पाएगा, ओ वाला डोनेट कर पाएगा, डोनर कहलाएगा, बाकी सारे नहीं। क्यों भाई, ए वाला देखते हैं, अगर ए वाला ब्लड इसके अंदर चला गया तो क्या होगा, ओहो हो, एंटीबॉडी ए पड़ी है, वो इस पर अटैक कर जाएगी। बी वाले का ब्लड ग्रुप इसको खून चढ़ा दिया, तो बी पड़ा है एंटी बी प्लाज्मा में, वो इसको अटैक कर देगा कि फॉरेन है, फॉरेन लड़ाई कर लेगा इसके साथ, तो रिएक्शन हो जाएगा। ए बी वाला भी ऐसे ही, ए बी वाला डालेंगे तो ए बी है, इसके अंदर बी एंटीजन भी है, दोनों लड़ पड़ेंगे ये एंटीबॉडीज़ के साथ, तो रिएक्शन हो जाएगा जी। अतः ओ को ओ ही मिल सकता है एज अ डोनर। तो इस चार्ट को देख के हमें क्या समझ में आया कि कौन सा वाला ऐसा पर्सन है जो ए वाले को भी दे सकता है, डोनेट कर सकता है अपना ब्लड, अपना खून चढ़ा सकता है, उसको दे सकता है, और बी वाला उसका अगर दोस्त खतरे में है तो बी वाले को दे देगा कि अच्छा बी वाले तू ले ले मेरा खून, ले ले मेरा खून ले ले, या ए बी वाले दोस्त को दे दिया, रिलेटिव को दे दिया जी, किसी को भी दे दिया, ए बी वाले को या ओ वाले को दे दिया, इनमें से किसी को भी दे दिया इसने खून, इसके रक्त को गलत नहीं माना गया, तो ये ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है, कैन यू टेल। दैट इज ओ, द ओ blood group is the one which can give the blood
to all the blood groups A, B, AB and O without any problem. स्पेशली इसको बोलते हैं ओ नेगेटिव। अगर और क्लियर करना हो, ओ नेगेटिव आगे पढ़ेंगे ये है क्या, लेकिन प्रॉपर अगर बोलना है तो ओ नेगेटिव वाला जो है ना वो कहलाएगा यूनिवर्सल क्या, डोनर। डोनेट करने वाला यूनिवर्सली, किसी को भी ले लो भाई, कोई भी मेरा खून ले लो। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ये महाशय बीमार हैं और उल्टा नज़ारा है। ए वाला इसको दोस्त कह रहा है अरे अरे मेरा खून ले लो, डॉक्टर कह रहा है हाँ हाँ ए वाला चलेगा, दौड़ेगा। बी वाला कह रहा है डॉक्टर साहब मेरा खून ले लो, इस वाले बंदे को दे दो। तो बी वाला भी सही काम आ रहा है, बी वाला भी चल रहा है खून कि हाँ हाँ आप भी दे सकते हैं। ए बी वाला देना चाह रहा है तो ये भी डोनेट कर पा रहा है और इसका ठीक माना जा रहा है, ब्लड गलत नहीं माना जा रहा, कंपैटिबल। और ओ ब्लड ग्रुप भी इस वाले बंदे, लकी बंदे को, इंसान को दे पा रहा है अपना ब्लड। तो ये कौन सा ऐसा कमाल का ब्लड ग्रुप लेके बैठा हुआ है भाई ये वाला मरीज, जो सबसे ले पा रहा है। यानी ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी रेसिपिएंट। हाँ ये है ए बी ब्लड ग्रुप। द ए बी ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप, क्योंकि ये किसी भी चारों में से किसी का भी ब्लड ले सकता है, इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। द रीसस मंकी, इस मंकी के अंदर एक प्रोटीन होता है, एक एंटीजन होता है आरबीसी के अंदर। इस सब्सटेंस को, इस केमिकल को बोलते हैं आरएच एंटीजन, जो रीसस मंकी के ब्लड में मिलता है। आरएच एंटीजन एक फैक्टर, एक प्रोटीन। यही प्रोटीन सिमिलर एंटीजन, आरएच एंटीजन ह्यूमन बींग्स में भी मिलता है, उनके ब्लड ग्रुप में, उनके ब्लड में भी मिलता है आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर। और जिन व्यक्तियों में ये होता है वो आरएच पॉजिटिव कहलाते हैं, ये वाला प्रोटीन जिसमें भी होता है। और जिसके आरबीसी लैक करते हैं ये वाला प्रोटीन, ये वाला फैक्टर, ये वाला एंटीजन, जिनमें आरएच वाला एंटीजन नहीं होता ना आरबीसी के ऊपर लगा हुआ, मेम्ब्रेन में अटैच्ड, ऐसे वाले ह्यूमन बींग्स का आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहलाता है। वो कहलाते हैं आरएच नेगेटिव पर्सन्स। ह्यूमन पॉपुलेशन में 80% अप्रॉक्सीमेटली आरएच पॉजिटिव पर्सन्स मिलते हैं। यदि एक आरएच पॉजिटिव पर्सन का ब्लड एक आरएच नेगेटिव वाले में डाल दिया जाए तो नेगेटिव वाला उसके खिलाफ लड़ाई कर देगा, ऐलान कर देगा, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देगा अपने ब्लड में। तो दोनों में फाइटिंग होगी, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं, सो इट इज़ अ टोटल मिसमैच। इसलिए ध्यान से डॉक्टर्स करते हैं कि आरएच पॉजिटिव है या आरएच नेगेटिव, ये देखकर रक्त डाला जाता है पेशेंट्स के अंदर। इसका मतलब ह्यूमन बींग्स में आरएच इनकम्पैटिबिलिटी भी हो जाती है जब ब्लड ग्रुप्स मैच नहीं करते डिपेंडिंग ऑन द आरएच फैक्टर, आरएच एंटीजन। तो एग्जाम्पल है एक ऐसी एक्सपेक्टिंग मदर का जो कि आरएच नेगेटिव है, यानी उनके आरबीसी में, उस मदर के आरबीसी में कोई भी आरएच एंटीजन नहीं है आरबीसी के अंदर। और बाय चांस जो फीटस है, जो बेबी प्रोड्यूस होना है, अनबॉर्न चाइल्ड, वो आरएच पॉजिटिव है, उसके आरबीसी में आरएच का एंटीजन है मौजूद। ये देखो, ये रहा बनाया हुआ है मैंने नीला नीला सा, मान लो। तो ऐसे में क्या होगा, क्या फाइटिंग होगी, क्या एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा इसका ब्लड? अभी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि
दोनों के ब्लड्स सेपरेटेड हैं, अभी दोनों के ब्लड्स एकदम फ्यूज़ नहीं कर पा रहे, जॉइन नहीं कर पा रहे, सेपरेटेड है, इनके बीच में प्लेसेंटा है, एक दीवार है, तो बिल्कुल जॉइन नहीं कर पा रहे, मिक्स नहीं हो रहे। लेकिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन यानी कि चाइल्ड बर्थ, लेबर, फर्स्ट डिलीवरी की बात हो रही है, तो यानी पहला चाइल्ड है ये इस मदर का, एक्सपेक्टिंग मदर का, तो क्या होगा, डिलीवरी के समय थोड़ा सा खून दोनों का मिक्स हो जाएगा, मदर और चाइल्ड का ब्लड, और ऐसे में क्या होगा, मदर के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएंगी अगेंस्ट द फीटस, अगेंस्ट द फीटल ब्लड, RH पॉजिटिव फीटस। लेकिन ये मामला बड़ा संभला हुआ है, संभल गया सब कुछ, सिचुएशन संभल गई। वो कैसे कि बड़ी कम एंटीबॉडीज़ पैदा हुई और बहुत थोड़ा सा ब्लड मिक्स हुआ था, तो ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं आया चाइल्ड। दैट मीन्स आफ्टर बर्थ द चाइल्ड विल शो सम बिट ऑफ एनीमिया, थोड़ा बहुत एनीमिया दिखा देगा, थोड़ा बहुत जॉन्डिस दिखा देगा, चाइल्ड में होगा थोड़ा बहुत, लेकिन वो काबू में आने वाली चीज़ है, बहुत ही कम होगा, माइल्ड होगा, माइल्ड रिएक्शन। एनीमिया क्यों हुआ, क्योंकि थोड़े से RBC इस मदर की एंटीबॉडीज़ ने डिस्ट्रॉय कर दिए, चाइल्ड के RBC को डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए एनीमिया हो गया थोड़ा बहुत, मतलब RBC कम हो गए। ये लीवर में टूटे और ये किस में बदल गए, बिलीरुबिन इन द लिवर, तो बिलीरुबिन एक्यूमुलेट हो गया लिवर में, इसलिए जॉन्डिस होता है ऐसे बेबी को। लेकिन ये सब क्या है, माइल्ड रिएक्शन, जो कि 1 वीक में ठीक हो जाता है बेबी, ऐसा वाला। यही मदर, सेम मदर की जब सेकंड डिलीवरी हो, यानी सेकंड चाइल्ड is about to come for such a mother who is RH negative, such lady, तो क्या होने वाला है, तब बहुत डेंजर हो सकता है, डेंजरस। द एक्सपेक्टिंग मदर हैज़ ऑलरेडी इन द प्लाज्मा एंटीबॉडीज़, तो एंटीबॉडीज़ पहले ही बन चुकी हैं जो पहचानती हैं RH रीसस वाले प्रोटीन को, रीसस एंटीजन को पहचानती हैं पहले वाले के दौरान, तो ये एंटीबॉडीज़ अभी भी हैं। तो अगर फीटस यानी सेकंड बेबी RH पॉजिटिव है, यानी उसके RBC के ऊपर RH वाला प्रोटीन है, एंटीजन है मौजूद, तो फिर गड़बड़, तो एंटीबॉडीज़ विल फाइट विद द एंटीजन इन द चाइल्ड, और उससे RBC ऑफ द चाइल्ड will be destroyed in huge amounts, leading to severe anemia. इसी तरह severe jaundice हो जाएगा, क्योंकि ये RBC डिस्ट्रॉय होंगे लिवर में, बिलीरुबिन बनेगा RBC में से ही, जो कि बहुत सारा एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो पीला हो जाएगा चाइल्ड, पीलापन आ जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, पीलिया, एंड सवेयर है ये, बहुत ज़्यादा है ये कॉम्प्लिकेशन, और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कंडीशन। इसको अवॉइड किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि सेकंड चाइल्ड ऐसी मदर नहीं कर पाएगी, क्यों नहीं कर पाएगी, वो इसके लिए बचाव करना पड़ेगा। तो द मदर विल हैव टू बी गिवन एन इंजेक्शन। किसका इंजेक्शन, anti-RH एंटीबॉडीज का इंजेक्शन, anti-RH एंटीबॉडीज का इंजेक्शन अगर मदर को आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी प्रदान किया जाए, तो सेकंड बेबी में कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा, बचाव हो जाएगा।